Hello class, I'm here again with the new chapter, with the new lecture. The new chapter is crop production and management, and it's the first lecture of this chapter. So what is crop production and management? What is crop? Crop means फसल, ठीक है. So in this chapter we are going to learn about the crop production कि कैसे फसल उगाई जाती है और कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाता है कि जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो और प्रॉपर वे में हो. So let's start the chapter. First is introduction. See, it's a crop field. This is a crop field. All organisms require food for their growth and survival. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती है अपने ग्रोथ के लिए और सरवाइव करने के लिए, मतलब वृद्धि के लिए और बड़े होने के लिए. हर एक को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे नीड और दे रिक्वायर फूड. Food is the combination of various organic and inorganic substances which are capable of providing energy for the various metabolic activities. Food combination होता है, organic means living and inorganic means non-living, which are capable of providing energy, जिससे हमें क्या मिलता है? Energy मिलता है. The various metabolic activities. What are the metabolic activities? हमारी बॉडी में जितनी भी metabolic activities होती हैं, जितनी भी activity होती है, means the digestion or the respiration, osmosis or excretion, these all are the metabolic activity. Means हम जितने भी living organism हैं, अपनी सारी activities को करने के लिए हमें food की ज़रूरत होती है और ये food हमें energy देता है जिससे हमारी सारी metabolic activities पूरी होती हैं. तो आखिर ये फूड आता कहाँ से है? क्या कुछ किया जाता है? इन ऑल केसेस द फूड फॉर एनिमल्स कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. ऑल कंडीशन, सभी कंडीशन में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड की जरूरत पड़ती है. सोर्सेज ऑफ फूड. सो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड? कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है? वीट, वेराइटी ऑफ फूड. हम वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं. these are some food items given there: pulses, beans, rice. These all are the food sources. You all are well known about these. First is cereals, means anaj. These are rich in carbohydrate and thus provide energy. Whatever the cereals are, जितने cereal होते हैं, rice, wheat, these all are the rich in carbohydrate, जिनमें carbohydrate ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और हमें energy provide करते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज, मक्का, सोरगम, बार्ले, बाजरा, मिलेट्स, दीज ऑल आर वेल नोन बाय यू. आप सब जानते हैं. सो दीज ऑल आर द सीरियल्स. ये जो सीरियल्स है, सी राइस इज गिवन देयर. सो दीज ऑल आर द सीरियल एंड दे गिव अस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी, जिससे हम अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं. नेक्स्ट इज पल्सेस. Pulses are also a source of food, which is, see, these are the components of the food जो हम खाते हैं. These are rich in protein and thus helpful for body building. Pulses क्या होते हैं? प्रोटीन रिच होते हैं और प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? These are the building block of the body. जितने भी नए सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन पल्सेस मीन्स प्रोटीन की मदद से होता है और प्रोटीन का सोर्स क्या है? पल्स है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. So gram, chana, moong, matar, lentil, urad, pigeon pea, these all are the example of pulses. Means इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है और ये प्रोटीन हमें क्या देते हैं? प्रोटीन हमें हमारी बॉडी में न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. See, that's why when you are in the growing age, आप सभी बच्चों को हमेशा ये सारे चीज़ें खाने के लिए फोर्स किया जाता है. सीरियल्स एंड पल्सेस मोस्टली. वाई? बिकॉज यू आर इन द ग्रोइंग एज. आप सब ग्रोइंग एज में हैं. आपकी बॉडी में नए सेल्स का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है और नए सेल्स के फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करते हैं? पल्सेस. सो दैट्स वाई द पल्सेस आर नीडेड फॉर यू ऑल. ऑयल एंड सीड क्रॉप. ऐसे क्रॉप जिससे हमें ऑयल मिलता है जिनके सीड से. दीज आर रिच इन ऑयल एंड फैटी एसिड. इनकी मदद से क्या मिलता है? ऑयल, जो कि हमारे खाने का एक स्रोत है. हमारे खाने में ऑयल भी लिटिल अमाउंट में ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड नट, यू आर वेल नोन अबाउट द ग्राउंड नट, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड एंड सीसम. दीज ऑल आर द
ऑयल सीड क्रॉप, ऐसे क्रॉप्स हैं, ऐसी फसलें हैं जिनके सीड से हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है, और ये सभी हमारे फूड का, हमारे खाने का एक मेन हिस्सा है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल क्रॉप्स, दीज प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल। अब आपको 6 में पढ़ाया था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वेजिटेबल इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, और जो हमें विटामिन एंड मिनरल्स देते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, बट अगर कम हो जाते हैं तो इनकी कमी से क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाते हैं। सो दीज प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स अलॉन्ग विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ऑयल, और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ऑयल भी इनसे हमें मिलता है। सी दीज आर सम वेजिटेबल, सी द टोमेटो, ब्रिंजल और carrot. Okay, these are some examples given there in the figure. Leaves like cabbage, spinach, trigonella, lettuce. Roots like carrot, आपको पता है, these are the leaves and these are the roots, इनके हम roots को खाते हैं. Modified roots, that is carrot, radish, turnip, sweet potato. Next is stem, ये सब stem है, आलू है, corns है, rhizomes, ginger है, these are the modified stem. You have learned it in class 6 and 7. Next is bulbs, that is onion and garlic. Okay, these are the vegetable crop. Crop क्यों? क्योंकि जब इन्हें large scale पे उगाया जाता है तभी हमें large amount में vegetables मिलते हैं और हमारी जो requirement है वो fulfill हो पाती है. Fruits, these are tomato, brinjal, gourd and cucumber. Okay, तो जब इन सभी चीज़ों को भी large scale पे उगाया जाता है एक जगह, so these are known as the crops. Flowers, that is cauliflower, bohemia and banana. These included in the flower. Next is fodder crop. आपने पढ़ा cereal crop, pulse crop and vegetable crop. Next is fodder crop. ऐसे crop, ऐसी फसलें जो as a fodder use होती हैं, green fodder जिसे जानवर खाते हैं, these are known as the fodder crops. These provide green fodder to the cattle. For example, barsim, sorghum, maize, makkah, oat, Sudan grass and alfalfa. These are the fodder crops जिसे जानवर क्या करते हैं, जिसे जानवर खाते हैं. Next is crops, means फसल. Plants of same kind which are grown and cultivated at one place on a large scale are known as crop. ऐसे प्लांट जो एक ही तरह के प्लांट को लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है जिससे हमें लार्ज स्केल में बड़ी मात्रा में वो चीज़ फसल मिल सके, दीज आर नोन एज द क्रॉप्स. उन्हें क्या कहते हैं, फसल कहते हैं. सी दीज आर द क्रॉप्स गिवन इन द पिक्चर. एक ही तरह की चीज़ें जो हैं वो पूरे खेत में बोई गई हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फोटो पीरियड. टेम्परेचर मीन्स अलग अलग क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है. कोई बहुत गर्मी में ग्रो कर पाता है, कोई कम गर्मी में ग्रो कर पाता है. किसी को फोटो पीरियड मीन्स किसी को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, किसी को कम धूप की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए अलग अलग जगह के जो स्टेट के जो क्रॉप्स हैं वो भी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ग्रो करते हैं. ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है तो हर जगह गेहूँ ही होता होगा. वाई? बिकॉज if the climatic condition is not suitable, so that's why that crop cannot grow on a particular place. तो अलग अलग जगह पे उनकी climatic condition के अनुसार ही क्रॉप को या फसल को बोया जाता है. जहाँ पे वो suitable होते हैं उन्हें वहीं बोते हैं जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो पाए. So there are two crops, that is खरीफ crop. These crops are sown in the month of June and July. ऐसे क्रॉप जिनको जून और जुलाई में बोया जाता है. सोन मीन्स बोते हैं, लगाते हैं. एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर एवरी ईयर. और इनकी कटाई कब होती है, सितंबर और अक्टूबर के वक्त. सी सम एग्जांपल्स आर गिवन, दैट इज पैडी मीन्स राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. दीज ऑल आर खरीफ क्रॉप. क्योंकि इन्हें रेनी सीजन में इसलिए बोया जाता है बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर. आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर अगर कहीं धान की या राइस की खेती देखी होगी कि खेत हमेशा पानी में डूबे हुए होते हैं, पानी भरा हुआ होता है. वाई? बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर. सो दैट्स वाई दे सोन इन द जून एंड जुलाई. दीज आर ऑल्सो नोन एज द रेनी सीजन क्रॉप, क्योंकि इन्हें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है. अभी बताया था कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बोते हैं. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप. These crop are sown in the month of October and November
एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल एवरी ईयर। ऐसे क्रॉप जिनको अक्टूबर और नवंबर में बोते हैं और इनकी जो कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, मार्च और अप्रैल में होती है हर साल, दीज आर नोन एज द रबी क्रॉप्स। See some examples are given, that is wheat, oat, barley and pea. See it's given here, wheat, गेहूं, oat, chicken pea, mustard, almond and broccoli. These all are the example of the rabi crops जिन्हें ठंड में बोया जाता है और फिर गर्मी में इनकी कटाई होती है. These are known as the rabi crops. Next is agriculture. Agriculture means खेती. What is agriculture? Word agriculture has come from two Latin word. Ager means field और soil. दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ एग्रीकल्चर. एगर मीन्स होता है खेत या मिट्टी एंड कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, उगाना. जब कोई चीज खेत में या मिट्टी में या फील्ड में उगाई जाती है, सो दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्रॉप एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? जब प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और एनिमल्स की रियरिंग को भी पालते हैं. सो दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर. सी इट्स एग्रीकल्चर. ये खेती के कुछ फिगर है ना कि बोया गया, यहाँ जोता गया, फिर इनकी कटाई की जाएगी. तो ये पूरा प्रोसेस जो कि खेत में हो रहा है, दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर. इट इज एन अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस which deals with the production of plant and raising of livestock for human use. It is a applied biological science. एक ऐसा साइंस जो किसके बारे में बताता है, किसको देख रेख करता है कि प्लांट्स का प्रोडक्शन कैसे हो, कैसे अच्छा हो, जिससे कि ह्यूमन के लिए या जानवर के लिए ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जा सके. दैट्स व्हाई इट इज अप्लाइड. ठीक है, ऐसा बनाया गया है, ऐसा देख रेख का प्रोसेस बनाया गया है. बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, कुछ मूलभूत चीजें क्या हैं जो खेती से पहले देखनी होती है. एन ओपन फील्ड विच गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड एयर. सबसे पहले एक ओपन फील्ड की, एक खेत की जरूरत होती है जहाँ पे प्लेंटी ऑफ मीन्स जितनी जरूरत हो, एकदम पूरी मात्रा में सनलाइट हो, धूप हो और एयर. नेक्स्ट इज प्रॉपरली लूजेंड एंड एरिएटेड सॉइल इन द फील्ड. जो मिट्टी हो वो प्रॉपरली लूज हो. ऐसा ना हो कि मिट्टी के बड़े बड़े क्रैम्प्स पड़े हुए हो, टुकड़े हो, और मिट्टी इतनी सख्त हो कि जो भी हम मैन्योर डालें या बीज डालें वो अंदर तक ग्रो ही ना कर पाए. तो ज़रूरत है एक ऐसे फील्ड की जहाँ सनलाइट और वाटर हो प्रॉपरली, और जो खेत हो वो मिट्टी लूज हो और एरिएटेड हो, जिसमें अंदर तक हवा और पानी जा सके. सफिशिएंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन. और पानी भी हो. क्यों? अगर पानी ही नहीं अवेलेबल होगा तो सिंचाई नहीं हो पाएगी, और अगर सिंचाई नहीं हो पाएगी तो ठीक तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा. प्रॉपर न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी. ये न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं प्लांट्स को? जब हम उनमें खेतों में मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं, तो जिन न्यूट्रिएंट की मिट्टी में कमी होती है वो उन्हें आर्टिफिशियल सोर्स से मिल जाता है. रिमूवल ऑफ वीड्स which use up the nutrients in the soil. What are weeds? Weeds means होता है unwanted and uncultivated plants are known as weeds. जो बिना उगाए और जिनकी जरूरत नहीं होती है, ऐसे जो प्लांट्स उग जाते हैं, these are known as the weeds. उन्हें weeds कहते हैं या खरपतवार कहते हैं. आपने देखा होगा कि कभी कभी मेन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड से प्लांट्स उग जाते हैं, तो अगर उन्हें रिमूव नहीं किया जाएगा, अगर उन्हें वो हटाया नहीं जाएगा, तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर हमने अपने मेन क्रॉप के लिए डाला है उसी के हिस्सेदार वीड्स भी हो जाएंगे. जैसे आप अपने लिए 2 पराठा लाए हैं खाने के लिए टिफिन में, और कोई और भी एंटर करके उसमें खा लेगा, तो वो क्या होगा? दिस आर अनवांटेड, वो अनवांटेड होगा. तो अगर ऐसे ही हमने अपने प्लांट्स के साथ छोड़ दिया वीड्स को, तो हमारे प्लांट्स के हिस्से का जो 2 पराठा है वो क्या होगा? वो वीड्स खा जाएंगे. तो इसीलिए वीड्स को रिमूव करने की, हमारे मेन क्रॉप से या फील्ड से वीड्स को हटाने की ज़रूरत होती है. तो ये कुछ एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए कुछ चीज़ें हैं जो पहले फील्ड में देखना ज़रूरी है, इंश्योर करना ज़रूरी है. प्रॉपर फेंचिंग ऑफ द फील्ड टूवर्ड्स ऑफ ग्राजिंग एनिमल. जो ग्राजिंग एनिमल होते हैं, जो चरते हैं ना, जानवरों को छोड़ दिया जाता है, तो वो ज़्यादा ना हो. पता चला हमने आज अपने क्रॉप फील्ड लगाई, क्रॉप्स छोटे छोटे उगे और जानवरों से जाके खा गए, तो क्या होगा? खेती हो पाएगी अच्छे से? नहीं.
Next is agricultural practice. Activities which are carried out by the farmer to ensure good crop yield in particular sequence till the crop mature at harvest are known as the agricultural practice. वो सारी चीज़ें जो किसान के द्वारा farmer मतलब किसान के द्वारा इंश्योर की जाती है कि प्रोडक्शन अच्छा हो, एक सीक्वेंस में की जाती है कि सबसे पहले प्लॉइंग की जाती है, फिर लेवलिंग की जाती है. सो दीज आर स्टेप बाय स्टेप जो किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. लाइक सॉइल प्रिपरेशन, सबसे पहले तो मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है कि उसमें कुछ बोया जा सके. पहले प्लॉइंग होती है, खेत को जोता जाता है. आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स के पीछे प्लॉयर लगा होता है, खेत को जोतते हैं. लेवलिंग, फिर मिट्टी को एक लेवल में ले आते हैं. नहीं तो कहीं मिट्टी ज़्यादा गड्ढा हो गया, कहीं मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी हो गई, कहीं कम है, तो एक बराबर मिलाते हैं जिससे आसानी से बीज को स्प्रिंकल किया जा सके. मैन्योरिंग मीन्स खाद डालते हैं. ठीक है, जब इतना हो जाता है देन नेक्स्ट इज सोइंग. जब मिट्टी पूरी तरह से तैयार हो गई, हमने पहले क्या की, खेत को जोत दिया, जितने भी सॉइल के क्रैम्प्स थे, बड़े बड़े टुकड़े थे, उनमें जो वीड्स थे वो लूज हो गए प्लॉइंग करने से. फिर उन्हें एक बराबर मिला दिया गया और उसमें क्या डाल दिया गया, खाद डाल दिया गया. अब मिट्टी रेडी है बीज के लिए. सो नेक्स्ट इज सोइंग. नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, बीज डालते हैं. नेक्स्ट इज इरिगेशन. अब वो बीज ग्रो करेगा कब, जब उसे पानी मिलेगा. तो नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन. अब क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं. देन नेक्स्ट इज वीडिंग. अब क्या करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स, अभी बताया आपको व्हाट आर वीड्स, द अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट, द रिमूवल ऑफ. तो जब इनको रिमूव कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. कटाई होती है फसल की जब पूरा फसल ग्रो कर जाता है. एंड थ्रेशिंग. जब कटाई हो जाती है तो आपने देखा होगा कि जो मेन क्रॉप्स है उनमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं लाइक चैफ, गेहूं देखा होगा, उसमें एक जो गेहूं का दाना है वो कवर होता है एक लेयर से, दैट इज आउटर कवरिंग. तो उस भूसे को अलग करते हैं कैसे, थ्रेश करके, दबा करके, थ्रेशिंग. देन विनोइंग. फिर विंड की मदद से जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो चैफ है, उसे अलग कर देते हैं, दैट इज नोन एज विनोइंग. एंड लास्ट इज स्टोरेज. जब ये सारा प्रोसेस हो के हमारी फसल की कटाई हो गई, अनवांटेड चीज़ें अलग हो गई, तो मेन स्टेप ये भी है कि हम उसे कैसे स्टोर करते हैं. आप किसी नमी वाली जगह पे स्टोर कर देंगे तो पूरा अनाज क्या होगा, बेकार हो जाएगा. एक एक करके एक एक सारे हेडिंग में आपको पढ़ाऊंगी. तो अभी सिर्फ 2 पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड 2. नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी के सारे स्टेप एक्सप्लेन करके बताते हैं. सो फर्स्ट इज सॉइल प्रिपरेशन. सबसे पहले बताया कि सॉइल को प्रिपेयर मतलब मिट्टी को तैयार किया जाता है कि उसमें अच्छे से बीज को बोया जाए. वेरियस प्रोसेस आर इंक्लूडेड. जो विभिन्न प्रोसेस इसमें इंक्लूड होता है, दैट इज प्लॉइंग और टिलिंग, जिसे क्या कहते हैं, खेत जोतना कहते हैं. देखो यहाँ पहले मैनुअली होता था एनिमल और मैन पावर की मदद से. नाउ इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द प्लॉयर. ट्रैक्टर के पीछे ऐसे खेत जोतने वाली मशीन लगी होती है. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग. और ये क्या कर रहे हैं, जो मिट्टी है उसको लूज कर रहे हैं, जो क्रैम्प्स है उन्हें तोड़ रहे हैं. लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग. जब मिट्टी को लूज किया जाता है जिससे वो वेल एरिएटेड हो जाए, जो हम मैन्योर डालें वो नीचे तक जाए, जो पानी डालें सिंचाई का वो भी अंदर तक जाए, जिससे कि जो रूट्स हैं प्लांट्स के वो डीपली पेनिट्रेट हो सके. सो फर्स्ट स्टेप इन द सॉइल प्रिपरेशन इज प्लॉइंग और टिलिंग. खेत जोतना होता है. नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ प्लॉइंग. कि क्या फायदे होते हैं प्लॉइंग के. इट अलाउज मिक्सिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मोर यूनिफॉर्मली. जब प्लॉइंग की जाती है तो जो मैन्योर होते हैं, जो खाद या फर्टिलाइजर होते हैं, वो आसानी से मिट्टी में एक बराबर से हर जगह मिल जाते हैं. नहीं तो हाथ से स्प्रिंकल करने में कहीं ज़्यादा पड़ता है, कहीं कम. सीड्स आर ऑल्सो एबल टू जर्मिनेट मोर इजीली. जब प्लॉइंग करते हैं तो देखो मिट्टी लूज हो जाती है और इनमें अंदर तक एयर और वाटर जाता है, जिससे बीज अच्छे से जर्मिनेट मीन्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. इट अलाउज गुड रूट पेनिट्रेशन. रूट पेनिट्रेट मीन्स होता है अंदर तक जाना. तो जब अच्छे से हवा पानी मिलता है, मिट्टी लूज हुई रहती है, तो जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर तक जाती हैं और उनके उखड़ने का, विंड से या जानवरों के आने से इजीली उनके अपरूट होने की संभावना नहीं होती है. सो द प्लांट इज हेल्ड फर्मली
टू द सॉइल, और ये जड़ें जो है वो अंदर तक जाती हैं तो मजबूती से मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। रूट आर एबल टू ब्रीथ मोर इजीली, और अंदर तक हवा जाती है तो जड़ें सड़ती भी नहीं है, आसानी से ग्रो करती हैं। लूजेंड सॉइल प्रोमोट ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स, जब मिट्टी लूज होता है तो जो वॉर्म्स हैं, वॉर्म्स अर्थवॉर्म्स देखे ना आपने, केचुए, these are known as the friends of farmers. Why? When they deeply penetrated into the soil, जब वो मिट्टी में अंदर तक जाते हैं, या माइक्रोब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नहीं देख पाते, जब मिट्टी लूज होती है तो ही वो मिट्टी में अंदर तक जा पाते हैं। और जब अंदर तक जाते हैं और बाहर आते हैं तो आपने देखा होगा अर्थवॉर्म्स जहाँ से आते हैं वहाँ मिट्टी कुछ कलेक्ट रहती है बाहर, तो वो जाहिर सी बात है जो मिट्टी अंदर से निकली है वो अंदर तक जगह बनी होगी। तो अब जो पानी है, जो इरिगेशन होता है, पानी और हवा अंदर तक मिट्टी में जाता है, जो कि प्लांट्स को ब्रीथ करने में और उनके ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, विच हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब मिट्टी में एयर एंड वाटर अंदर तक जाता है तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरकता होती है, वो अच्छी होती है और पैदावार भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट स्टेप इज लेवलिंग। जब खेत को जोत देते हैं या प्लॉ कर देते हैं तो देखिए अब उसे बराबर करते हैं, ठीक है, एक बराबर मिलाते हैं। So what is leveling? Tilled soil may have big blocks of soil. जो tilled soil है वो में भी बहुत बड़े बड़े क्रैम्प्स हो, टुकड़े हो, एकदम वहाँ पे soil लूज ना हो। Crumbs are broke down and soil is leveled with wooden plank. जब क्रैम्प्स तोड़ दिए जाते हैं तो लेवलर की मदद से उसे बराबर कर दिया जाता है। द प्रोसेस कॉल्ड लेवलिंग, और इस प्रोसेस को लेवलिंग कहते हैं। मिट्टी एक बराबर में हो जाती है तो सीड के सोइंग के लिए, मैन्योर डालने के लिए, कटाई के लिए बहुत आसानी होती है। लेवलिंग इज डन फॉर बेटर सोइंग एंड इरिगेशन। लेवलिंग बेटर सोइंग मीन्स अच्छे से बीज को बोने के लिए और सिंचाई के लिए अच्छा होता है, सुविधाजनक होता है और अच्छे से बीज बोए भी जाते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग? क्या फायदा होता है आखिर लेवलिंग का? इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। जब पूरी खेत देखो एक बराबर होती है तो वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में मीन्स इरिगेशन में, सिंचाई और खाद डालने में आसानी होती है। वो एक बराबर से, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसे पूरी खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं। इट प्रिवेंट्स द लूज सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड बाय द वाटर और एयर। जो लूज सॉइल है वो इरोड हो जाते हैं, मीन्स आसानी से हट जाते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग एंड सम एडवांटेजेस ऑफ प्लॉइंग। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।